दोस्तों हम निकल पड़े हैं महाकाली की तरफ। आगे थोड़ी ही देर जाने के बाद चकाला नाका आएगा। दोस्तों वहाँ से जो लेफ़्ट अंदर की तरफ रास्ता जाता है वो है दोस्तों 333 बस नंबर का लास्ट स्टॉप, जहाँ पर न्यू क्वार्टर्स है। और वहीं से निकलती है दोस्तों बस 333 नंबर, और जो सीधे चली जाती है महाकाली केव्स, जिसका लास्ट स्टॉप महाकाली केव्स है। और दोस्तों आज हम वही जा रहे हैं महाकाली केव्स, जहां हमें उस केव्स को एक्सप्लोर करना है। तो चलिए दोस्तों बने रहे वीडियो। दोस्तों हम आ चुके हैं अब अंधेरी कुर्ला रोड पे, यानी कि हम मरोल की तरफ से जा रहे हैं अंधेरी की तरफ। दोस्तों सामने की तरफ से आते हुए जो रोड दिख रहा है वो है दोस्तों अंधेरी कुर्ला रोड, यानी अंधेरी की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही है कुर्ला की तरफ जाने के लिए। ये है दोस्तों राइट में जाता हुआ जो रोड दिखाई दे रहा है, यही है महाकाली केव्स रोड। और इस सामने सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये अंधेरी की तरफ से आ रही है और अभी लेफ़्ट मुड़कर जा रही है दोस्तों। वो सारी गाड़ियाँ जा रही है महाकाली केव्स रोड पर, महाकाली केव्स की तरफ। और दोस्तों हम भी वही जाएंगे, महाकाली केव्स रोड से सीधा चले जाएंगे महाकाली केव्स रोड। इस तरह दोस्तों के साथ सफ़र करने में और व्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं महाकाली केव्स की तरफ। दोस्तों रास्ते में आने वाले कुछ जगहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को आसानी हो जाए महाकाली केव्स तक पहुँचने के लिए। दोस्तों ये है होली फैमिली हाई स्कूल और इस बस स्टॉप का नाम है नेलको। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे सीधे महाकाली की तरफ। दोस्तों यहाँ एक राइट है जो सीधे MIDC शिप्स की तरफ जाता है, जो आपको राइट दिखाई दे रहा है। और हम जा रहे हैं सीधे अभी महाकाली की तरफ। दोस्तों इस तरह हम आगे बढ़ते हुए हमारे पीछे है हमारे दोस्त जयेश, और उनके पीछे आ रहे हैं दोस्तों पुष्क और शिवम। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं महाकाली की ओर। दोस्तों ये है होली स्पिरिट हॉस्पिटल। आगे बढ़ते हुए हम दोस्तों ये है धर्म क्षेत्र सत्य साई बाबा के चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग। यहाँ पर गरीबों के लिए सस्ते दामों पर वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध की जाती है। दोस्तों ये है छोटा सा मूर्ति बनाने का कारखाना। और दोस्तों हम लगभग आ चुके हैं महाकाली के उसके नज़दीक। आप जो देख रहे हैं बसेस सारी 333 नंबर की बसेस खड़ी है, यानी यही है 333 का लास्ट स्टॉप महाकाली केव्स। दोस्तों अब हम आ चुके हैं महाकाली केव्स के मेन गेट पर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों मेन गेट के बाईं ओर आप देखोगे तो ये 3 बोर्ड आपको दिखाई देंगे, जिस पर अलग अलग 3 भाषाओं में यानी मराठी, हिंदी और इंग्लिश में इन गुफाओं के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि चकाला से न्यू क्वार्टर से जो बस शुरू होती है उसका लास्ट स्टॉप महाकाली केव्स है। दोस्तों वो बसेस यही है जिसका नंबर है 333। दोस्तों मैं संजू आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल SNS व्लॉग्स मुंबई पर। दोस्तों आज हम आ चुके हैं महाकाली केव्स, जिसका पुराना नाम है कोंडीबिटी केव्स। दोस्तों आज हम हमारे दोस्त लोगों के साथ आज यहाँ पर इस गुफाओं का
रिव्यू करने आए और एक अच्छा ब्लॉग बना के आपको पेश करने आए। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी आपको आगे चलते हुए देते हैं अंदर जाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, तो ये जगह अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अंडर आती है और उनके द्वारा संरक्षित की गई है। तो चलिए दोस्तों, अंदर जाकर के इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पहले कुछ सालों पहले यहाँ पर पूरा ओपन था, कुछ भी संरक्षित दीवार या तो कोई भी बाड़ लगाई नहीं गई थी। मगर अब 2-3 साल पहले कुछ यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके दौरान ये बाड़ लगाई गई है और संरक्षित दीवार खड़ी करके इस क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। दोस्तों, ये देखिए टिकट घर। अब हम यहाँ से टिकट निकाल करके चले जाएंगे गुफाओं के ओर। दोस्तों, ये कोंडीविटे गुफाएं यानी महाकाली गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनाई गई है। दोस्तों, मेन गेट से अंदर आने के बाद बाईं तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पीने के लिए पानी उपलब्ध किया गया है। शायद यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों पानी मिलते हैं। दोस्तों, ये अंदर जाने के पहले की शुरुआती जगह है। यहाँ पर कुछ अच्छे से गार्डन भी बनाया गया है और थोड़ा आगे चलकर आने के बाद आप देख सकते हो, ये लेफ़्ट साइड में ये जो गुफाएं दिख रही है, ये जो पत्थर दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है बेसॉल्ट पत्थर और ये एक ही पत्थर है जिसमें ये 15 इस तरफ, यानी अब देख रहे हैं इस तरफ ये 15 गुफाएं बनाई गई है और इसके पीछे की तरफ और 4 गुफाएं, यानी टोटल 19 गुफाएं यहाँ पर घेरी गई है। तो आज हम देखेंगे इस सारे गुफाओं का रिव्यू करेंगे और आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है, यानी मतलब इसके बारे में, केव्स के बारे में जानकारी दी गई है। ये केव्स महाकाली केव्स कहलाती है, मगर इसकी पुरातन नाम है कोंडीविटे केव्स। दोस्तों, ये केव्स के नज़दीक ही थोड़ी दूरी पर ही एक कोंडीविटे करके एक छोटा सा गांव है। शायद उसी गांव के नाम पर से ही इसका नाम कोंडीविटे केव्स पड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये है दोस्तों गुफा नंबर 1। हम यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, 2018 से यहाँ पर अच्छी सुविधा की गई है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये छोटा सा बगीचा बनाया गया है और आते वक्त शुरुआत में बैठने के लिए कुछ बेंचेस लगाए गए हैं। पीने के लिए पानी की सुविधा की गई है। दोस्तों, इन गुफाओं में ज़्यादातर साधना गृह, भिक्षु निवास, विहार, एक चैत्य गृह और एक पाठशाला है। दोस्तों, ये है गुफा नंबर 1। दोस्तों, ये गुफा नंबर 1 खास तौर पर बनाई गई है बौद्ध भिक्षुओं के साधना करने हेतु, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लंबे समय तक साधना कर सके, इसलिए खास तौर पे बनाई गई है। दोस्तों, इस गुफा के सामने जो आपको जो चौकोन स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, उस पर जो उकेरी गई नक्काशी है दोस्तों, ये है 16 आरियों वाली नक्काशी। जब आप इसे गौर से देखोगे तो दोस्तों आप समझ जाओगे। दोस्तों, ऐसी खास नक्काशी औरंगाबाद के बौद्ध गुफाओं में आपको मिलेगी, जिससे कि ये साबित होता है कि ये बौद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं ज़्यादातर
बौद्ध भिक्षुओं के साधना करने के हेतु से बनाई गई थी, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वर्षाकाल हो या तो कोई भी काल हो, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लंबे समय तक साधना कर सके, ऐसी बनावट के साथ ये गुफाएं बनाई गई थी। दोस्तों, आप जो देख रहे हो एक दरवाज़ा है। दोस्तों, इस दरवाजे को उस समय लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। दोस्तों, आप देख रहे हो ये है पानी की टांकी। ऐसी टांकियाँ आपको हर गुफाओं में मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि ये सारी टांकियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन टांकियों में बारिश का पानी जमा किया जाता था, जो पीने के लिए और बाकी इस्तेमाल के लिए लिया जाता था। दोस्तों, गुफा में बारिश का पानी जमा हो जाता था, उसे बाहर निकालने के लिए ये नालियाँ बनाई गई है, जिसके द्वारा जमा हुआ पानी बाहर निकल जाता था। ये थी उस वक्त की ड्रेनेज सिस्टम। चलिए दोस्तों, चलते हैं गुफा नंबर 2 की ओर। दोस्तों, आप देख रहे हैं गुफा नंबर 1 और इससे लगकर ही है ये है गुफा नंबर 2। दोस्तों, ये गुफा नंबर 2 की शुरुआत में ही आपको भी 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। वो भी गुफा नंबर 1 के जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसी तरह उकेरे गए, उस पर वैसे ही नक्काशी है जो ज़्यादातर बौद्ध गुफाओं में आपको देखने मिलेगी। दोस्तों, इस गुफा के शुरू में ऊपर की तरफ आपको पिपलाकृति चैत्य कमानों की नक्काशी दिखाई देगी। ऐसे ही चैत्य कमानों की नक्काशी आपको घारापुरी गुफाओं में आखिरी 2 गुफाओं में देखने मिलेगी। दोस्तों, इस गुफा में अर्ध उठावदार स्तूप उकेरा गया है। इसके द्वार पर बहुत सुंदर नक्काशी उकेरी गई है। दोस्तों, गुफा के द्वार पर सुंदर सी नक्काशी उकेरी गई है, जिनमें कमल की पंखुड़ियाँ और चौकोन छिद्र वाली नक्काशी मौजूद है। और दोस्तों, ऊपर की तरफ यानी दरवाजे के ऊपर की तरफ पिपलाकृति चैत्य कमानों की नक्काशी उकेरी गई है, जो बहुत मनमोहक लगती है। आप देख सकते हो दोस्तों, सुंदर सी नक्काशी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं किस तरह अर्ध उठावदार स्तूप उकेरा गया है। दोस्तों, ये अर्ध उठावदार स्तूप शतकों से पर्यावरण की मार झेलते हुए पूरी तरह जर्जर हो चुका है। और इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर शायद बुद्ध मूर्ति होंगी, या तो कोई बड़े भिक्षु बैठकर अन्य भिक्षुओं को संवाद करते होंगे या तो प्रवचन करते होंगे। देखिए दोस्तों, पूरी तरह जर्जर हो चुका है ये अर्ध उठावदार स्तूप। दोस्तों, आप देख रहे हो ये प्रशस्त सभागृह, जहाँ पर शायद बौद्ध भिक्षु बैठकर संगति संवाद करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते अगली गुफा की ओर। दोस्तों, गुफा नंबर 2 से सटकर ही गुफा नंबर 3 मौजूद है। दोस्तों, इसके भी सामने शुरुआत में 2 स्तंभ है, चौकोन स्तंभ। और दोस्तों, इसकी सारी बनावट देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये स्नान गृह होगा, क्योंकि इसका आकार भी बहुत छोटा है दोस्तों। और इसमें बनी संरचना यानी इसके बने नाले, जो नालियाँ बनाई गई है, और उसका आकार जो बहुत छोटा है, इससे ऐसा लगता है कि ये स्नान गृह होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते अगली गुफा की ओर। दोस्तों, हम आ चुके हैं गुफा नंबर 4 के सामने। इस गुफा नंबर 4 के सामने भी 4 अष्टकोणी स्तंभ आपको दिखाई देंगे। इसकी खासियत ये है कि यह अष्टकोणी स्तंभ बौद्ध गुफाओं में बड़ा महत्व होते हैं। चलिए और जानकारी लेते हैं गुफा के बारे में। दोस्तों, इस गुफाओं को खास करके पाठशाला कहा जाएगा, क्योंकि इसकी रचना ही ऐसी है।
दोस्तों सीढ़ियों से चढ़कर जाते ही सामने की तरफ आपको मुख्य द्वार दिखाई देगा और उस द्वार के बाईं तरफ एक खिड़की बनी हुई है और उसके बाईं तरफ दोस्तों एक और द्वार बना हुआ है। इसी तरह दाहिने तरफ भी एक खिड़की और एक द्वार बना हुआ है दोस्तों। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे पाठशाला में हवा और ज़्यादा रोशनी आने के लिए ज़्यादा खिड़कियाँ और द्वार बनाए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी रचना की गई है। अंदर आते ही दोस्तों आपको ये भव्य सभागृह दिख रहा है और सामने की तरफ दोस्तों ये 2 स्तंभ वाला यानी अष्टकोणीय स्तंभों वाला स्थापत्य है, जहाँ पर दोस्तों पहले कुछ स्थापत्य था यानी बुद्ध की मूर्ति या तो कोई स्तूप होगा। दोस्तों इसके दाहिने तरफ आप देख रहे हो 3 कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर भिक्षु संघ साधना करता होगा या तो फिर निवास करता होगा। आप देख रहे हो दोस्तों ये भव्य सभागृह और इसके दाहिने तरफ आपको दिखाई दे रहे वापस 3 कमरे जो भिक्षु साधना के लिए या तो निवास के लिए इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों इस तरह गुफा नंबर 4 की रचना देखकर ज़रूर लगता है कि ये एक पाठशाला होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली गुफा की ओर। उसके पहले दोस्तों और एक ख़ास बात बताना चाहूँगा इस गुफा के बाहर। दोस्तों गुफा नंबर 4 से बाहर आते ही दाहिने तरफ आपको 7 फनों वाले नाग का शिल्प उकेरा हुआ दिखाई देगा। इस 7 फनों वाले नाग का बुद्ध धम्म में बहुत महत्व है, क्योंकि बुद्ध काल में जो नाग लोग हुआ करते थे वो बुद्ध धम्म के बड़े प्रचारक, संरक्षक और बड़े अनुयायी हुआ करते थे। इसलिए उन्हें प्रतीक के रूप में बौद्ध गुफाओं में दिखाया जाता है। दोस्तों गुफा नंबर 4 के बाईं ओर और गुफा नंबर 5, 6, 7, 8 के बराबर सामने ही ये जो आपको गोलाकार पत्थर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगा। दोस्तों गुफा नंबर 5, 6, 7 और 8 ज़्यादातर दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए या तो उनके साधनाओं के लिए बनाई गई छोटी छोटी गुफाएं हैं। दोस्तों इनमें ज़्यादातर विश्राम करने लायक जगह या तो साधना करने लायक बैठक बनाई गई है। दोस्तों इन 5 से 8 नंबर के गुफाओं में ज़्यादातर आपको साधना गृह और विश्राम गृह ही मिलेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो इन गुफाओं की बनावट। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु साधना और निवास किया करते थे। और दोस्तों इन गुफाओं में जो बारिश का पानी रिसता था उस पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो इस गुफा में आप नीचे देखोगे तो ये आपको छोटी सी नाली दिखाई देगी, जिस नाली के द्वारा इस गुफा में जमा होने वाला पानी बाहर निकाला जाता था। इस तरह दोस्तों उस वक्त भी प्रगतिशील सोच वाले लोग हुआ करते थे जो इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम को बनाया करते थे। दोस्तों 5, 6, 7, 8 नंबर की गुफाएं देखने के बाद चलते हैं अगली गुफा की ओर, गुफा नंबर 9 की ओर। दोस्तों गुफा नंबर 9 को दूसरी शताब्दी में उकेरा गया है। इस गुफा की विशेषता यह है कि इस गुफा में बंदिस्त चैत्य गृह और धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध का शिल्पपट यहाँ उकेरा गया है। यह असल में एक चैत्य गृह है जिसे बंदिस्त चैत्य गृह भी कहा जाता है। इस स्तूप के दाहिने और बाएं तरफ जालीदार खिड़कियां बनी हुई है। यह जालीदार खिड़कियां आज भी आकर्षित करती है। इनकी बनावट पुरानी होने के बावजूद भी अच्छी स्थिति में है। दोस्तों ये है दाहिनी तरफ की जालीदार खिड़की।
दोनों खिड़कियां सुंदर और आकर्षित है दोस्तों, और सुस्थिति में है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है स्तूप। दोस्तों स्तूप के कई भाग होते हैं, उनमें से एक भाग है ये वेदिका पट्टी। और दोस्तों ये है इसके इर्द गिर्द बना हुआ परिक्रमा मार्ग, जो स्तूप को परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। इस तरह दोस्तों दोनों तरफ से खिड़कियां और दीवार होने के कारण इसे बंदिस्त चैत्यगृह कहा जाता है। दोस्तों ये है दाहिने तरफ की जालीदार खिड़की। इस खिड़की के ऊपर ही पाली भाषा में इस गुफाओं को बनाने के लिए जिन्होंने दान दिया उनका नाम और पता यहाँ लिखा गया है, जिसमें लिखा है गौतमस गोत्र के व्यक्ति जो पचमनी के रहने वाले पिटम्बू ने यह दान दिया है। दोस्तों आगे इस गुफा के दाहिने दीवार पर उकेरे गए भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे शिल्पपट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों ये शिल्पपट ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उकेरा गया है। ये ज़्यादातर खंडित अवस्था में आपको दिखाई देंगे। भगवान बुद्ध के मूर्ति सहित और सारी मूर्तियाँ ज़्यादातर मुख भग्न अवस्था में है। दोस्तों आप देख रहे हो ये कमल, जिस पर भगवान बुद्ध हाथों को धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में लेकर पद्म विलंबन स्थिति में कमल पर विराजमान है। भगवान बुद्ध की दाहिनी ओर कमल पर विराजमान पद्मपानी बोधिसत्व है, जिनके हाथों में एक कमल दंड है। इसी तरह दोस्तों भगवान बुद्ध के बाईं ओर कमल पर विराजमान वज्रपानी बोधिसत्व है, जिनके हाथों में वज्र है। भगवान बुद्ध जिस कमल पर पैर रखकर बैठे हैं, उस कमल के दंड को जिन्होंने संभाल रखा है वे 7 फनों वाले मनुष्यधारी नागलोक है, जो बुद्ध धम्म के प्रचारक, प्रसारक, संरक्षक और बड़े अनुयायी थे। शिल्प के निचले पायदान पर दाहिने और बाईं तरफ एक स्त्री और पुरुष है, जो पारिवारिक संकेत है धम्म प्रचारक के। इसी तरह ऊपर की ओर दाहिने और बाएं पंखधारी विद्याधर गंधर्व है। और दोस्तों शिल्प के सबसे ऊपरी छोर पर 6 अलग अलग मुद्राओं में बैठी भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और उसे लगकर ही मगरमच्छ से अंकित तोरण द्वार में भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं और दोनों तरफ गंधर्व उपासक है। इस शिल्प के नीचे ही भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें बुद्ध चीवर परिधान करने की अवस्था में है। यहाँ बुद्ध की बाईं ओर चीवर दिखाई दे रहा है और बुद्ध के दाहिने पैर के यहाँ एक उपासक बुद्ध की प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों शिल्प के दाहिने ओर ऊपर भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं पद्म विलंबन अवस्था में दिखती है और उसके नीचे और एक पद्म विलंबन अवस्था में बुद्ध की मूर्ति है। दोस्तों दाहिने तरफ नीचे आते हुए आपको 2 और मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जिसमें आखिर में एक मूर्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। दोस्तों इस स्तूप में बारिशों में जो पानी जमा होता होगा वो दोस्तों बाहर निकालने के लिए इन नालियों का उपयोग किया गया है। ये नालियाँ उकेरी गई है। इन नालियों के द्वारा बारिशों का पानी जो गुफाओं में जमा होता था वो सारा बाहर की तरफ निकाला जाता था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली गुफा की ओर। दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाती सीढ़ी है जो आप देख रहे हो। दोस्तों यहाँ ऊपर भी एक छोटी सी गुफा है जो शायद साधना करने हेतु या तो निवास स्थान के लिए बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली गुफा की ओर।
ये जो गुफा है दोस्तों, इसके शुरुआत में ही आपको दो चौकोन स्तंभ दिखाई देंगे। ये आकार में बहुत ही छोटी है। सीढ़ियों से आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही छोटी आकार की है। यानी यहाँ पर भिक्षुओं के साधना करने के लिए एक ही कक्ष बना हुआ है। अगर आप अंदर जाकर देखोगे तो देखिए दोस्तों, एक इतना छोटा सा कक्ष बना हुआ है। शायद यहाँ पर भिक्षु साधना करते होंगे, इसलिए ये छोटा सा कक्ष बनाया गया है। इस तरह दोस्तों अब चलते हैं अगली गुफा की ओर। दोस्तों अगली गुफा को देखते ही आपको ये एहसास होगा कि ये शायद एक विहार होगा, क्योंकि इसके द्वार पर ही ऊपर की तरफ अच्छी नक्काशी उकेरी गई है। और अंदर देखने के पर पता चलता है कि ये भव्य आवास, ये भव्य गृह शायद विहार का ही हो सकता है। और कुछ बैठकें भी बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली गुफा की ओर। दोस्तों गुफा नंबर 14 के शुरुआत में ही आपको 4 स्तंभ दिखाई देंगे, जिनमें से 2 अर्धगोलाकार स्तंभ दीवार में उकेरे गए हैं और 2 बीच में खड़े हैं। अंदर जाते वक्त दाहिने तरफ आपको पानी की टांकी दिखाई देगी और दाहिने दीवार पर आपको एक दालन बना हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये प्रथम दर्शन ही लगता है कि ये एक बड़ा विहार होगा। चलिए दोस्तों अंदर चलकर देखते हैं इसकी रचना कैसी बनी है। दोस्तों अंदर आते ही मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक और छोटा सा द्वार है। और दोस्तों मुख्य द्वार के बाईं ओर भी आपको एक छोटा द्वार दिखाई देगा। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ। अंदर जो सामने स्थापत्य कक्ष दिखाई देता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये आप स्थापत्य कक्ष देख रहे हो, शायद यहाँ पर भिक्षु साधना करते होंगे या तो कोई स्थापत्य यानी बुद्ध की मूर्ति होगी। इसके बाहर आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे तो चैत्य कमान यानी पिपलाकृति चैत्य कमान की नक्शी बनाई दिखाई देगी और दोनों तरफ कमल की पंखुड़ियाँ और चौकोन नक्काशी उकेरी हुई आपको दिखाई देगी। ऐसी नक्काशियाँ पहले 2 गुफाओं में आपको देखने मिलेगी। अब हम जानते हैं दोस्तों इस सभा मंडप के बारे में। दोस्तों इस सभा मंडप के बाईं ओर आपको दिखाई दे रहे 3 कक्ष और सामने की तरफ आपको दिखाई देंगे जहाँ पर स्थापत्य कक्ष है, वहाँ पर है दोस्तों दाहिने और बाईं तरफ 2 कक्ष और बीच में एक स्थापत्य कक्ष। उसी तरह दोस्तों दाहिनी ओर 3 कक्ष बने हैं और सामने की तरफ आपको एक कक्ष दिख रहा है। हम उसे ज़रा देखते हैं। दोस्तों अंदर देखने के बाद यही पता चलता है कि बहुत छोटे आकार में ये कक्ष बनाए गए हैं, जो कि भिक्षुओं के साधना के लिए उपयुक्त है। और ये दाहिने तरफ बाईं तरफ बने हुए 3 कक्ष भी साधना के लिए या तो भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए हैं। इस तरह दोस्तों इस सभागृह के बीचों बीच आपको 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं जो अष्टकोणी है और ऊपर की तरफ गोलाकार आकार में बने हुए हैं। ये दोस्तों इस विहार का सभागृह है और उसके बीच में बने हुए ये 4 स्तंभ सभा मंडप है। तो इस तरह दोस्तों गुफा नंबर 14 के बारे में जानने के बाद चलते हैं गुफा नंबर 15 की तरफ। गुफा नंबर 14 को लगकर ही ये ऊपर जाती सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही, शायद यहाँ पर भी कोई कक्ष बना हुआ है। और दोस्तों आगे जाते ही आपको ये टांकी दिखाई देगी जहाँ पर इन गुफाओं के ऊपर से जो पानी रिसता था वो सारा जमा किया जाता था। दोस्तों ये है गुफा नंबर 15 जो चट्टान के इस तरफ उकेरी हुई आखिरी गुफा है और बची हुई 4 गुफाएं इस चट्टान के पीछे की तरफ उकेरी हुई है।
चलिए दोस्तों, चलकर जानकारी लेते हैं गुफा नंबर 15 की। दोस्तों, इसके शुरुआत में यानी स्तंभ के और दीवार के बीच में अच्छी नक्काशी उकेरी गई है और चौकोन स्तंभ होने के बाद वो ऊपर की तरफ अष्टकोणी आकार लेते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, चौकोन स्तंभ नीचे की तरफ है, ऊपर अष्टकोणी स्तंभ उकेरा गया है। इस तरह दोस्तों हम अंदर जाते हैं सीढ़ियों से। मुख्य द्वार के बाईं ओर आपको एक छोटा सा दालन उकेरा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आगे मुख्य द्वार से अंदर जाते वक्त आपको ये बड़ा कक्ष दिखाई देगा और सामने की तरफ एक छोटा कक्ष दिखाई देगा। और दोस्तों, इसके बाईं तरफ एक छोटा कक्ष का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस स्थापत्य कक्ष के द्वार पर ऊपर की तरफ चौकोन आकार की छोटे छोटे छिद्र वाली नक्काशी बनाई गई है। और दोस्तों, इसके दाहिने और बाईं तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ और चौकोन छिद्र वाली नक्काशियाँ बनाई गई है। दोस्तों, इस स्थापत्य गृह को अंदर से देखने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ स्थापत्य रहा होगा। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा स्थापत्य गृह है जहाँ बुद्ध की मूर्ति हो सकती है। दोस्तों, स्थापत्य कक्ष के बाईं ओर बने इस कक्ष में शायद भिक्षु निवास करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इन सारी गुफाओं के पीछे की तरफ जहाँ बनी है और 4 गुफाएं, यानी गुफा नंबर 16, 17, 18 और 19। दोस्तों, ये है गुफा नंबर 15। और दोस्तों, इस चट्टान के पीछे की तरफ है गुफा नंबर 16, 17, 18 और 19। दोस्तों, यहाँ पर प्रसाधन गृह की सुविधा उपलब्ध की गई है। दोस्तों, इसी रास्ते से घेरा लेते हुए इस चट्टान के पीछे की तरफ जाकर हम देखेंगे गुफा नंबर 16, 17, 18 और 19। दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड। और आपको जो आसपास एरिया दिखाई दे रहा है वो है दोस्तों पवई एरिया। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर की तरफ गुफा नंबर 16, 17, 18, 19 की तरफ। दोस्तों, ऊपर पीछे की तरफ आने के बाद आप देख सकते हो दाहिने तरफ मानवी बस्ती मौजूद है। इन गुफाओं के आसपास मानवी बस्ती के कारण यह सारी गुफाएं ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है गुफा नंबर 16, 17, 18 और 19। दोस्तों, ये चारों गुफाएं मानवी बस्ती से बहुत ही नज़दीक बनी हुई है। दोस्तों, ये है गुफा नंबर 16। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके भी शुरुआत में 4 स्तंभ है, चौकोन 4 स्तंभ, जिनमें 2 दीवारों में अर्ध उठावदार है और 2 बीचों बीच खड़े हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर एक पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से एक नाली बनी हुई है जो सीधा ऊपर की तरफ, यानी जहाँ ये गुफा उकेरी है उसके ऊपर की तरफ चट्टान पर ये नाली जाते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इन चट्टानों पे या गुफाओं पे जो पानी गिरता था बारिश का, वो सीधे इन नालियों के द्वारा सीधे इस टाकी में पहुंच जाता था, जहाँ पर ये जमा किया जाता था और पीने के लिए या तो फिर और किसी इस्तेमाल के लिए इसे उपयोग में लिया जाता होगा। आप देख रहे हो दोस्तों, ये चौकोन स्तंभ, जिसमें से एक स्तंभ टूटा हुआ है। दोस्तों, अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा बाईं तरफ एक छोटा कक्ष बना है। और देखिए दोस्तों, ये टूटा हुआ स्तंभ जो अर्ध उठावदार दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा कक्ष बना हुआ है। शायद ये भिक्षुओं के साधना के लिए होगा, छोटा सा कक्ष। और ये दोस्तों दूसरा कक्ष है जो सामने की तरफ है,
वो भी पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। इसी तरह दोस्तों ये दाहिने दीवार पर बनी हुई छोटा सा दालन दिखाई देगा आपको। आप देख रहे हो दोस्तों, इस गुफा के सामने ही मानवी बस्ती दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कितने नज़दीक है मानवी बस्ती से, इसे कितनी क्षति पहुंची होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। दोस्तों गुफा नंबर 16 को लगकर ही गुफा नंबर 17 है, जिसकी रचना देखकर लगता है कि ये एक सभागृह होगा, क्योंकि बड़ी सी खिड़कियाँ और द्वार दिखाई दे रहे हैं। सभागृह में जमा पानी बाहर निकालने के लिए ये नाली बनाई गई है। चलो दोस्तों देखते हैं अगली गुफा नंबर 18। दोस्तों ये है गुफा नंबर 18। इसकी बनावट अंदर से देखने पर ऐसा पता चलता है कि ये एक साधना गृह और भिक्षु निवास हो सकता है। दोस्तों इसके दाहिने दीवार पर एक दालन बना हुआ है जो आप देख रहे हो, और एक यहाँ पर एक पानी की टांकी है। और दोस्तों इसके शुरुआत में आपको स्तंभ दिखाई दे रहे दो, जो अष्टकोणी स्तंभ है। वो स्तंभ से दीवार तक एक नक्काशी उकेरी गई है, सुंदर नक्काशी उकेरी है। ऐसी ही दोस्तों बाई तरफ भी अष्टकोणी स्तंभ से दीवार तक नक्काशी उकेरी गई है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अष्टकोणी स्तंभ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी रचना बनी है अंदर। दोस्तों मुख्य द्वार के दाहिने दीवार पर आपको और एक दालन दिखाई देगा। इसी तरह बाएं दीवार पर भी आपको एक दालन दिखाई देगा। दोस्तों मुख्य द्वार पर कोई भी नक्काशी उकेरी नहीं गई है। सामने स्थापत्य कक्ष के दाहिने तरफ एक कक्ष बना हुआ है और स्थापत्य कक्ष के बाईं तरफ एक कक्ष बना हुआ है। और दोस्तों ये स्थापत्य कक्ष के बाहर बनी हुई नक्काशी आप देख रहे हो। द्वार पर जो नक्काशी बनाई गई है, कमल के पंखुड़ी और चौकोनी छिद्र वाली ये नक्काशी आपको इस स्थापत्य कक्ष के द्वार पर दिखाई देगी। दोस्तों ये स्थापत्य कक्ष बहुत ही छोटा है। आप देख रहे हो सामने दीवार पर आपको स्थापत्य कक्ष के स्थापत्य की कुछ निशानियां दिखाई देगी। इसके दाहिने तरफ जो कक्ष बना है वो भी दोस्तों बहुत छोटा है। शायद साधना के लिए या तो भिक्षु निवास के लिए इसका उपयोग होता होगा। इस तरह दोस्तों बाई ओर बने कक्ष में भी भिक्षु साधना करते होंगे या तो निवास करते होंगे, क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा है। दोस्तों आप ये नाली देख रहे हो। दोस्तों ये नाली इस गुफा में जमा होने वाले बारिश के पानी को गुफा से बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। दोस्तों गुफा नंबर 18 की जानकारी लेने के बाद चलते हैं गुफा नंबर 19 की तरफ। उसके पहले दोस्तों आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ गुफा नंबर 18 और 19 के बीच में एक अर्ध उठावदार स्तूप को उकेरा गया है, जिस तरह गुफा नंबर 2 में उकेरा गया था। मगर दोस्तों ये उठावदार स्तूप अब भी अच्छी स्थिति में है। गुफा के बाहर होने के बावजूद इस अर्ध उठावदार स्तूप की स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली गुफा, जो है 19 नंबर की गुफा, जो सारी गुफाओं में आखिरी गुफा है। आप देख सकते हो इस गुफा की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके शुरुआत में जो 2 स्तंभ थे उनमें से एक खंडित होकर गिर चुका है। चलिए दोस्तों अंदर चलकर देखते हैं। अंदर आने के बाद दोस्तों आप देख सकोगे ये खंडित हुआ स्तंभ का कुछ हिस्सा, और दोस्तों खंडित हुआ स्तंभ का ये हिस्सा यहाँ पर एक पड़ा हुआ है
और आप सामने देख रहे हो दीवार की तरफ एक खंडित टुकड़ा पड़ा हुआ है। दोस्तों ये गुफा बहुत ही जर्जर अवस्था में दिखाई देती है। आप देख सकते हो सारी दीवारें पूरी तरह खंडित हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर एक जो छोटा कक्ष है उसकी भी हालत बहुत जर्जर है। तो इस तरह दोस्तों 19 नंबर की गुफा ज़्यादातर स्थिति इसकी जर्जर हो चुकी है। गुफा के मुख्य कक्ष में यहाँ सामने कुछ स्थापत्य रहा होगा। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो बैठक बनाई गई है। दोस्तों बाहर प्रांगण में आते ही 2 स्तंभों में से बचा हुआ एक स्तंभ आपको दिखाई देगा, जिसकी बनावट नीचे से चौकोन, फिर अष्टकोणीय और फिर आखिर में गोलाकार शिल्प के आकार में बनी हुई दिखाई देगी। दोस्तों इस 19 नंबर गुफा के बारे में जानकारी देने के बाद अब चलते हैं दोस्तों उस जगह दोस्तों जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वह जगह इस गुफाओं के ऊपर मौजूद है और अब हम वहीं जाकर जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं गुफा के ऊपर चट्टान पर। दोस्तों यहाँ गुफा के ऊपर आने पर आपको इन गुफाओं के इर्द गिर्द जो भी एरिया है वह सारा दिखाई देगा। आप देख रहे हो वो है JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, और ये दिख रहा एरिया है पवई हीरानंदानी। दोस्तों गुफा के इस तरफ यानी जहाँ मेन गेट है वहाँ पर आपको गुफा के नज़दीकी मानवी बस्ती बसी हुई दिखाई देगी। दोस्तों मेन गेट से अंदर आने के बाद हम इस जगह शुरुआत में हम इस जगह पहुँचे थे जहाँ गुफा नंबर 1-2 मौजूद है। और दोस्तों ये जो आपको गोलाकार पत्थर दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के आखिर में बताने के लिए कहा था। तो दोस्तों जानते हैं इस पत्थर के बारे में। दोस्तों ये पत्थर गोलाकार पत्थर यानी उस वक्त जब ये सारी गुफाएं उकेरी जा रही थी तब इन गुफाओं के ऊपर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक स्तूप बनाया गया था जो कालांतर से जर्जर होकर गिर चुका, और उसका ये एक भाग यहाँ गिरा हुआ है। और दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि ये स्तूप इस चट्टान पर किस जगह मौजूद था। दोस्तों इस चट्टान पर यानी सारी गुफाओं के ऊपर बीचों बीच आपको ये पत्थरों की गोलाकार लकीर दिखाई दे रही है। इस वर्तुलाकार पत्थरों की लकीर के बीचों बीच आपको कुछ पत्थर दिखाई दे रहे दोस्तों। यहीं पर दोस्तों मौजूद था उस वक्त बना हुआ स्तूप। 2000 साल से पर्यावरण की मार झेलते हुए ये जर्जर होकर गिर चुका था, जिसका अवशेष आपने गुफा नंबर 5, 6, 7, 8 के सामने देखा है। दोस्तों इस चट्टान पर यानी सारी गुफाओं के ऊपर की तरफ जो स्तूप बना था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों अब इस जानकारी के साथ चलते हैं गुफा नंबर 1, 2, 3 के पास जहाँ से हमने शुरुआत की थी। दोस्तों पूरे वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हो मेरे सारे दोस्त जो मेरी मदद के लिए आए थे दोस्तों, तो इसलिए और ये जो हमें मिले हैं नए सब्सक्राइबर जो कहाँ से हो, लखनऊ से आए हैं। तो यहाँ पर हमें एक दूर के अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और ये मेरे सारे दोस्त, इनका शुक्रिया।
जिन्होंने आकर मुझे सपोर्ट किया, जिस कारण मैं आज ये वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।